कुछ लोग जब पैदा होते हैं तो उनके नसीब में राजपाट होता है, कुछ लोग जब पैदा होते हैं तो उनके नसीब में गरीबी होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो ताउम्र उनके हाथ में उनकी ज़िंदगी में जो रेखाएं होती हैं वो संघर्ष की होती हैं। योद्धा होते हैं, अर्जुन होते हैं। कुछ लोग इनमें से सियासत में आते हैं और फिर वो हमेशा ताउम्र जब भी सियासत करते हैं तो संघर्ष की करते हैं। उनके संघर्ष पे दूसरे लोग सिंहासन पर बैठते हैं। कभी वो युधिष्ठिर होता है, कभी वो मुलायम सिंह होते हैं और शायद इस बार राहुल गांधी हों। ऐसे ही एक अर्जुन, ऐसे ही एक राजनीति के पुरोधा के साथ आज हम बैठे हैं। राज बब्बर जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। राज भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार। राज भाई, चुनाव का बिल्कुल लगभग बच चुका है और इस बार कांग्रेस की रणनीति, जो राहुल टीम है उसके अहम सदस्य आप बताए जा रहे हैं। क्या चल रहा है, क्या रणनीति है, किस तरह से इस बार आप इस चक्रव्यूह को भेदने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, अपनी तारीफ सुनते हुए अच्छा लगता है, लेकिन तारीफ ये ज़रूर है कि मैंने ज़िंदगी में संघर्ष किया है और मैं आज भी संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन ये मुझे खुशी इस बात की है कि मैं संघर्ष पहले क्या किया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आज जो संघर्ष कर रहा हूँ वो एक सोच के एक ऐसे साथी के साथ कर रहा हूँ जिसकी सोच नौजवान है, जो खुद नौजवान है और उसकी ज़िंदगी में कोई लालच नहीं है कि उसने किस पद पर बैठना है। पद की अहमियत उसकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उसका ये कहना है कि हम तो कारवां बनाते जाएंगे। और वो वाकई किस तरह के आज कांग्रेस पार्टी का नेता है जिसका नाम राहुल गांधी है कि वो उस कारवां को मजबूत कर रहा है, उस सोच को मजबूत कर रहा है जो कांग्रेस पार्टी की सोच है, जो गांधी की सोच है। और मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि मुझे कभी कभी उनके साथ में जो है काम करने का मौका मिल जाता है, उनका विश्वास मिल जाता है। और मैं अपने आप को ये नहीं कहूँगा कि मेरी वजह से कोई बैठा है, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आज उन लोगों के साथ में हूँ जहाँ पर शायद हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर हर शख्स ये सोचता रहा है कि हम एक ऐसी पार्टी में जाएं जो पार्टी इस देश के आज़ादी के इतिहास के साथ में जुड़ी हो, और वो लोग जो वाकई ज़मीन के साथ में जुड़े हैं, सोच के साथ में जुड़े हैं, इस देश के भाईचारे के साथ में जुड़े हैं, तो वो इस पार्टी में यकीन ही नहीं रखते। यकीन के साथ साथ वो लोग जो हैं इस पार्टी को अपना भी मानते हैं। और आज मैं अपनों की पार्टी में हूँ जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी। राज भाई, हिंदुस्तान लगभग 60 साल से ऊपर का हो चुका है और इस समय जो एकाध अगर राजनेताओं को छोड़ दें तो सब लगभग बुजुर्ग की हैसियत में आते हैं। और एक खास बात आपने देखी होगी कि युवा पीढ़ी आजकल सवाल पूछने लगी है, वो पहले की राजनीति नहीं है। किस संदर्भ में इसको देखते हैं आप? ये एक ऐसा दौर है कि ये सच है कि 65 साल पहले आज़ादी मिली थी और आज़ादी मिलने के बाद में इस देश का जो नौजवान था उसने एक ऐसा मुल्क देखा था, एक ऐसा देश देखा था जो गुलाम था। और जब वो नौजवान जब बड़ा हुआ, उसके अपने बच्चे हुए और जब उसके बच्चे जवान हुए, जब उसके बच्चे बड़े हुए, तो उन्होंने अपनी शौर्य गाथाएं बताई और उन्होंने उस देश की आज़ादी का वर्णन किया कि कैसे उनके सामने वो देश आज़ाद हुआ। तो उस वक्त उनके लिए, उन बच्चों के लिए भी, उस जनरेशन के लिए भी वो एक ऐसा सपना था जिसके बारे में उनको बड़ा करीब से देखने को मिल रहा था। उस दौर के लोग उसी के घर में थे, उस वक्त के लोग उसी के घर में थे जो उसको बिल्कुल आंखों देखा हाल सुना रहे थे। आज ये दौर जो आया है वो उसके 2 जनरेशन के बाद का है, जिसमें अब लोग दौर की बात नहीं जानना चाहते। उनके लिए सीधा सवाल है कि अब उनके घर में कितने लोग हैं जो आज़ादी की उस दौर की बात करेंगे, कौन उनको आंखों दिखा हाल सुनाएगा। तो
तो आज के लोग सीधा सवाल करते हैं कि हम जिस देश में हैं, जिस देश की राजनीति में हम जी रहे हैं, जिस देश की राजनीति में एक दौर बीच में ये भी आया था कि कोई भी आदमी जब ऊंचा उठता हुआ जाता था तो सबसे पहले कहता था पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। वो सबसे पहले यही कहता है राजनीति भाई नहीं, ये हमारा वो नहीं है, हमारे विषय की बात नहीं, हमारे वित्त की बात नहीं। लेकिन अब ये दौर है कि नौजवान जो है वो अपना फ्यूचर देख रहा है, उसको एक्सपोजर बहुत मिल रहा है, उसके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और चुनौतियां का वो सामना कर रहा है। देश के ही नहीं बल्कि विदेश में भी उसकी पहचान होना शुरू हुई है, उसके टैलेंट की पहचान होना शुरू हुई है और आज विदेश उसकी मेहनत और उसके दिमाग और उसकी ताकत के साथ में आज अपने आप को मजबूत कर रहा है। तो वहाँ नौजवान कह रहा है कि मैं अपने घर में क्या हूँ और मेरे घर में क्या क्या है, मुझे जवाब दो, मुझसे सीधा मुझसे बात करो। तो ये एक अच्छी प्रणाली भी है, अच्छा दौर भी है। ये आगे आने वाला कल जो आगे का भारत होगा वो वाकई बहुत विकसित भारत होगा, क्योंकि ये पौध जो है सीधे सवाल करके इस देश की तरक्की में अपना हाथ बटाने के लिए बिल्कुल मजबूती से तैयार है। राज भाई, जहाँ तक धर्मनिरपेक्षता की बात आती है तो न केवल आपने भाषणों में धर्मनिरपेक्षता की बात की है बल्कि निजी जीवन में भी आपने उन मूल्यों को लिया है। आने वाला चुनाव और बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि आपने जितने भी चुनाव जीते हैं वो विकास के मुद्दों पे जीते हैं। जो लोकसभा का चुनाव है, दूसरे लोग जो हैं, दूसरे दल हैं, वो भी बात विकास की तो कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि कोई छुपा हुआ एजेंडा भी है उनका। क्या आपकी पार्टी का भी कोई छुपा एजेंडा है विकास के अलावा? देखिए, हमारी पार्टी की सोच बहुत साफ है और ये दुनिया में कहावत है, किसी भी भाषा में चले जाएं, कि जो करता है वो ही फंसता है, जो करता है वो ही सुनता है, जो करता है उसी पर उंगलियां उठती हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ सरकार में बैठने का जिम्मा नहीं लिया। जब इस देश की आज़ादी हुई और आज़ादी के बाद में जब कांग्रेस पार्टी को इस देश की सत्ता के लिए उसकी सत्ता की जिम्मेदारी जब दी गई तो इसने इस देश के अंदर केवल अपने पद की शपथ नहीं ली, उन महान नेताओं ने इस देश को संवारने की, बनाने की, सजाने की शपथ ली। और वो एक प्रण है। कांग्रेस जब भी अगर किसी भी आज जो जितने भी जो मुद्दे हैं, मुझे कभी कभी सुनने में बड़ा अजीब भी लगता है और मैं इसलिए कि क्योंकि आपने ये कहा है कि बहुत ऐसी जगहों पे ये आपका प्रोग्राम जाएगा, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब ये कहा जाता है कि 65 साल में से 55 साल जो है कांग्रेस ने राज किया, तो क्या किया? मैं कहता हूं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस को देश की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो एक ऐसे काम करे, ऐसी योजनाएं लाए जिससे देश के अंदर स्वावलंबन पैदा हो। इस देश के अंदर तरक्की हुई देशवासियों ने की, उन देशवासियों ने की जो देशवासी कांग्रेस के को सत्ता देने की जिम्मेदारी देते रहे। तो देशवासियों ने तरक्की की है। मुझे मालूम है जिन शहरों में, जिन गांवों में मैं रहता था, जिन कस्बों में मैं रहता था, कि जिस बच्चे को बचपन के अंदर अगर बनियान मिलती थी तो बनियान उसको लंबी पहनाई जाती थी, तो उसके नीचे उसकी चड्डी नहीं होती थी, और जिस बच्चे को चड्डी मिल जाती थी उसके ऊपर बनियान नहीं होती थी। शादी के अंदर जो है साइकिल जो है किसी को मिल जाती थी तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। अगर किसी को घड़ी दे दी जाती थी तो ये लगता था क्या क्या दिया है, तो घड़ी और साइकिल दिखा के ये एहसास होता है कि ये शादी बहुत बड़ी हुई है। और आज बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने पार्टी ने किया, बल्कि मैं ये कहूँगा इस देश ने तरक्की की है। आज इस देश के नागरिक की जेब में पैसा है। हमने वो वक्त देखा है कि जिस वक्त जो है लोग गाँव में, शहरों के अंदर जो मजदूरी की बात होती थी तो कोई 4 रुपये मजदूर मांगता था जो, तो उसको एक आ जाता था कि अरे बहुत महंगा है, और उसको छोड़ के चले जाते थे। तो 2.5 रुपये में पीछे भागता भागता जाके वो हमारे यहाँ एक फुव्वारे का चौक होता था, वो थैला लेके बैठे होते थे मजदूर, तो 2.5 रुपये या 3 रुपये में बड़ी मुश्किल से सौदा करते थे, वो तब ले जाते थे और फटकारते रहते थे।
आज 350-400 रुपये में जब मजदूर जाता है तो अपनी मर्जी से काम करता है, और सामने वाला भी क्योंकि उसकी जेब में है, उसको 350-400 में खुश रखने का काम करता है। तो इस देश ने वो तरक्की की है, और इस देश को सत्ता जो है कांग्रेस को अगर बार बार इस देशवासियों ने दी है तो किसी विश्वास के साथ में दी है, इस विश्वास के साथ में दी है क्योंकि ये करते हैं, जब करते हैं तो इन पर उंगलियां उठती हैं। तो मेरा कहना यह है कि मैं अपनी जो बात कह रहा हूं आपको बीच में रुक गया इसलिए कि मैं चाहता हूं कि इस बात को कम से कम उन लोगों तक भी देखिए, ये नौजवान जो बैठे हैं, ये इन नौजवानों की तरफ देखिए, अगर हो सके तो इनका शॉट आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि इनकी जो तन्मयता है, ये किसी मेरा कोई भाषण या मेरा कोई प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, बल्कि खोज रहे हैं। इनकी आंखें और इनके कान जो है शब्दों पे जरूर हैं, लेकिन इनकी आंखें खोज रही हैं, उन शब्दों को नहीं खोज रही, लेकिन शब्दों के पीछे की बात को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये मैं कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि देखिए, सुनने को उसी को मिलती है। आज जो है लोग ये कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार, मैंने कहा बिल्कुल भ्रष्टाचार, कोई जो भी भ्रष्टाचार है उसके अगर कोई उसके ऊपर कोई बोरी रखी गई हो, कोई रेत डाली गई हो, तो तब उसको कहा जाए कि साहब सरकार जो है, सरकार में भ्रष्टाचार है, इसके बारे में कहा जा रहा। हाँ, अब मैं कहता हूं 10 साल पहले बताए मुझे कोई, 10 साल पहले क्या इस देश में भ्रष्टाचार नहीं होता था? 10 साल पहले क्या आपको जितने मंत्री थे, जरा अपने उन मंत्रियों की अब आप चले जाइए, 20 साल पहले चले जाइए, 30 साल पहले चले जाइए, आप भी बहुत लोगों को जानते हैं, आसपास के गांवों को भी आप जानते हैं कि जहां से बड़े बड़े नेता निकल कर आए हैं, हम भी जानते हैं कि उनकी क्या स्थिति थी, उनका घर कैसा था, उनके बच्चे कहाँ रहते थे, वो कहाँ पढ़ते थे, उनके पास में कौन सा वाहन था, वो किस तरह से किसके वाहन में बैठ के कहाँ जाते थे। और आज 10 साल, जब 10 साल से पहले का जो उनका, सिर्फ 5 साल अगर मंत्री बने हैं, 10 साल तो बहुत बड़ी बात है, 5 साल अगर वो मंत्री बन गए हैं तो उनके घर का हुलिया देख लीजिएगा क्या हुआ। क्या मंत्री बनना कोई इंडस्ट्री थी? क्या मंत्री बनने में क्या सारे खेत जो है उनके नाम सारी जनता ने कर दिए थे, वोट दिया था उनको? तो वो कौन सी ऐसी चीज थी? होता था, लेकिन किसी को पता नहीं लगता था। अगर पता भी लगता था तो ऑफिसों में फाइलें जला दी जाती थी, पूरे ऑफिस के ऑफिस जल जाया करते थे। ये कानून आज की तारीख में सोनिया गांधी जी ने और प्रधानमंत्री ने यूपीए की पहली सरकार में, यूपीए 1 में, जब आरटीआई का, राइट टू इंफॉर्मेशन का जब ये कानून आया तो 10 रुपए की बंदूक एक आम आदमी के हाथ में आ गई। वो हो सका शुरू में उसको चला नहीं सका, लेकिन उस 10 रुपए की बंदूक से उसकी जेब में ये आ गया कि मेरे पास में बंदूक है कि वो सामने वाला भ्रष्टाचारी है। और जब इस तरह से कई आरटीआई के एक्टिविस्ट खड़े हो गए, कई आज की तारीख में अखबारें जो हैं आज उनका काम ही यही हो गया है। अब और तो और आप छोड़िए कि कोर्ट के अंदर जो केसेस हैं उनकी लड़ते लड़ते उनको अगर कोई किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती तो पहले आरटीआई में इंफॉर्मेशन निकलवा लेते हैं। तो ये आरटीआई ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि जिसके अंदर धीरे धीरे, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज है, ये ऐसा चेंज है कि लोगों को आदत पड़ गई, अरे कर देना, अधिकारी भी कहते अरे देखते हैं कहाँ ठीक है हो जाएगा, मंत्री भी कहते हाँ वो यार कर देना जरा। तो कर देने वाली बात में उस आदत को छुड़ाने में टाइम लग रहा है लोगों के, और उस टाइम के अंदर आरटीआई का ये कानून जो यूपीए 1 ने दिया है उससे इस देश के अंदर एक नई चेतना आई है, एक नया भय लोगों के अंदर पैदा हुआ है। जो बहुत ऊंचे बैठे हैं अब उनको उस खतरे की घंटी नजर आ रही है कि नीचे जो है एक आदमी 10 रुपए की बंदूक लेके खड़ा हुआ है, उसकी गोली से नहीं बच पाएंगे। तो ये एक जो भय जो है, ये जो आज जिस भ्रष्टाचार की हम बात कर रहे हैं, एक ट्रांजिट पीरियड है। देखो भ्रष्टाचार को हम ये कहें कि भ्रष्टाचार ये हमारी प्रवृत्ति है, हम ये नहीं कोई और रास्ता ढूंढते हैं, तो रास्ते ढूंढेंगे, लेकिन कम से कम एक भय अब सामने है कि उसको जानकारी हो जाएगी, नीचे जानकारी हो जाएगी। और जो भी लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिन लोगों को भी अगर किसी भी तरह के अगर शक व शुबा के अंदर या किसी भी तरह का अगर सामने कोई आया है तो उसमें किसी को छुपाने की कोशिश नहीं की गई। अभी आजकल की बात है, आज प्रधानमंत्री जी ने आज बयान दिया है कि ये कहा गया कि सब फाइलें जो हैं गुम हो गई हैं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने
जो एक टाइम लिमिट दी है कि भाई इस तब तक के लिए ये तब तक जो है सीबीआई को जो है ये प्रोड्यूस करे ये फाइलें, तभी तो टाइम की आपको मयाद खत्म नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि अभी जो केस सबजुडिस्ट है, जो अदालत में है, उसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की जा सकती। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये पार्टी जो है, जो काम करना चाहती है, ये लोग जो हैं काम करना चाहते हैं, ये सोच जो है जो लोगों के साथ है, लोगों के लिए करना चाहती है, जो और एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसी तरीके से, और आज से नहीं देख रहे हैं, ये 1925 से देख रहे हैं, ये तब से देख रहे हैं जिस दिन हिटलर पैदा हुआ था, उस दिन इनकी आरएसएस पैदा हुई। ये वो सेम डे जहां उसी तारीख से ये अपना कोई ना कोई, इधर देश की आजादी में लोग जो है अपने प्राण दे रहे थे, अपने कुर्बानियां दे रहे थे। ये जो है भारत छोड़ो का आंदोलन था 42 में, तो ये वहां पर ये देख रहे थे कि किस तरह से अंग्रेजों की मदद की जाए, किस तरह से अंग्रेजों के साथ में जो है उस वक्त जो है उनकी फौज में लोगों को भर्ती कराया जाए। तो ऐसे लोगों की जो एक जमात है, वो आज जो है पहले कहती थी विकास, गुजरात का मॉडल, इनके पास में मॉडल है। गुजरात का मॉडल क्या था वो आपके सामने है। फिर ये बोलते हैं अयोध्या मॉडल, वो उधर एक आदमी भेज दिया कि अयोध्या मॉडल। तो अयोध्या मॉडल और गुजरात के मॉडल ने क्या दिया इस देश को? विकास की बात करते हैं, गुजराती विकास को, ये गुजरात का विकास किया इन्होंने। गुजरात का विकास तो 500 साल पहले से, वहां की प्रवृत्ति, गुजरात का व्यक्ति जब भी दुनिया में बाहर गया है, आप देख लीजिए, चाहे वो मोटर इंडस्ट्री में गया हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री में गया हो, वो वहां का मालिक बन के बैठा। तो वो उनके अंदर की एक काम करने का, बिजनेस करने का, उनका अपना दुनिया में क्या, हिंदुस्तान में आप किसी कोने में चले, गुजरात के लोग यहाँ आपको मिलेंगे, और आज भी बड़ी बड़ी जगहों पे मिलेंगे, बड़े बड़े बिजनेस में मिलेंगे। तो इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि पले पलाए बढ़े बढ़ाए लोगों को मिल गए, उनके बीच में जाकर ये बैठ के। हाँ, इनका मॉडल ये है कि जो उन्होंने 2000 में जो हुआ, जो नरोड़ा पाटिया में जो हुआ, वो उनका मॉडल है। और अयोध्या का जो मॉडल है, उससे आपको 92 में जो हुआ, उस मॉडल से पता है कि इस देश के अंदर क्या हुआ है। सिर्फ लोगों की जानें गई हैं, पड़ोसी के साथ में दुश्मनी किया है, भाई भाई के साथ में रिश्ते खोया है। आज तक वो नासूर, आज तक वो तकलीफ जो है, लोग जो है उसकी भरपाई नहीं कर पाए हैं, और इस मॉडल को लेके निकले हैं। हर रोज़ इनके यहाँ जो है कोई ना कोई क्या बातें हैं। उनका जिस लीडर को उन्होंने सामने प्रोजेक्ट किया है, आप यकीन मानिए, उससे बेहतर तो हमारे यहाँ आप कॉलेजेस में जब इलेक्शन होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के या कॉलेजेस के छात्र संघों के, तो उसमें जो नेता जो भाषण देता है, आप उसका तेवर देखिए, उसकी भाषा देखिए, उसमें शालीनता होती है, लेकिन तेवर होता है, इनमें शालीनता ही नहीं। तो इनका जो एक मिजाज है, वो कांग्रेस के नेताओं के साथ में मुझे नहीं लगता कि कहीं इनका कोई, कहीं इनका सानी भी कोई है। राज भाई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। जिन लोगों ने आपको छात्र जीवन से राजनीति के तेवर जो आपके देखे हैं, या वीपी सिंह के टाइम में जो तेवर आपके देखे हैं, उस तेवर वाले व्यक्तित्व, उस राज भाई से मैं एक सवाल करना चाह रहा था। जो आप बोल रहे थे तो मेरे मन में आ रहा था, ये जो 2014 में मोदी और राहुल का जो चुनावी रण होने वाला है, क्या आपको नहीं लगता इसमें कहीं गांधी, नेहरू, अंबेडकर, इंदिरा, ऐसे मुद्दे, ऐसे लोगों की विचारधाराएं कहीं बहुत पीछे छूट जाएंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। पहली बात तो यह है कि देखिए, एक व्यक्ति है जो पद की तरफ भाग रहा है। एक व्यक्ति बार बार कह रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मुझे बनाओ। उसकी पार्टी के अंदर वो रोज आता है दिल्ली आके, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। अब एक कैंपेन इंचार्ज जो है, वो अपने आप को बार बार ये कह रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री घोषित करो। उसकी जितनी लॉबी है वो लगी हुई है, उसके जितने सूबेदार हैं, वो एक सूबेदार उनका जो है प्रभारी बन के आया हुआ है उत्तर प्रदेश का, एक सूबेदार कहीं, तो वो अपने सूबेदारों को गुजरात से भेज रहा है कि वो यहाँ आके उसकी पैरवी करें। और एक तरफ राहुल गांधी है कि अगर वो चाहते तो 2 साल पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे। वो खुद ही नहीं चाह रहे, ना आगे भी उन्होंने कहा कि भाई पार्टी तय करेगी मैं कौन होता हूं, और ना उस बारे में कोई बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई मैं संगठन बना रहा हूं, मैं पार्टी बना रहा हूं। तो उनके साथ में ये कहना कि उनके साथ में मुकाबला है वो करना चाह रहा है, तो शायद वो बार बार अपने मुंह से ये कहे कि
इसलिए उनके साथ में कोई मुकाबला नहीं हो सकता कि राहुल गांधी जिस सोच के साथ में चल रहे हैं, जिस परंपरा के और जिस विचार के साथ में चल रहे हैं, वो विचार है कि कांग्रेस पार्टी की उस परंपरा को, उस संस्कृति को, और कांग्रेस पार्टी के अंदर वो जो एक नई पौध, एक जो नई सवालों वाले जो एक नौजवानों की जो एक पौध है, इसको किस तरह से सक्रिय करके आगे किया जाए। और वो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर धीरे धीरे जो है वो बदलाव आ रहा है। आज नौजवान जो है बिल्कुल बराबरी पर बैठकर अपने पार्टी के अंदर अपने आप को महसूस कर रहा है और लोगों के साथ में वो कांग्रेस की उन विचारों को, नेताओं के उन विचारों को समझ रहा है, सीख रहा है, और साथ ही साथ में वो एक उस संकल्प की ओर है कि अतीत का जो साथ है, अतीत का जो एक आशीर्वाद है, उसको लेता हुआ वो भविष्य का निर्माण करने का जो एक संकल्प है, उसमें राहुल गांधी उसको एक दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो दूसरे के साथ तो मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी का कोई मुकाबला है, और ना हम लोग उस मुकाबले के रूप में देखते। बहुत ही छोटा सवाल और छोटे जवाब की उम्मीद में, कांग्रेस को लोग क्यों वोट दें? कांग्रेस को लोग क्यों वोट दें ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं हाथ जोड़ के ये कहूँगा कि इस देश की तरक्की के लिए कांग्रेस को ही वोट दें, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ आज कांग्रेस पार्टी है कि वो सिर्फ ये सोच रही है कि किस तरह से इस देश का नागरिक जो है वो कैसे मजबूत हो, कैसे आगे बढ़े, कैसे उसके जीवन में भूख मिटे, कैसे वो सुशिक्षित हो। तो ये पार्टी जो आपकी शिक्षा के बारे में सोच रही है, जो आपके स्वास्थ्य के बारे में सोच रही है, जो आपके खाने के बारे में सोच रही है, जो आपको अधिकार के रूप में दे रही है, आपको खैरात नहीं दे रही बल्कि कानून बना के आपको हक दे रही है कि खाद्य सुरक्षा का आपको अधिकार मिला है, आपको हक मिला है, आपको राइट टू इंफॉर्मेशन में आपको जानकारी का हक मिला है, कानूनन अधिकार मिला है, आपको शिक्षा का अधिकार और कानून मिला है। तो जो पार्टी आपके कानून बना के आपको हक दे रही है, अधिकार दे रही है, वो आपसे प्रार्थना करती है कि उसको और काम करने का मौका दो। यही मेरी विनती है लोगों से कि कांग्रेस को हम प्रार्थना स्वरूप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को वोट दो। तो ये थे राज बब्बर, जब अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत में आए थे तो तब के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन सरीखे लोग, उनका कैरियर भी एक बार डगमगा गया था और वो इनकी मेहनत और इनके टैलेंट पे सब अचंभित थे। जब ये राजनीति में आए तो इन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को बताया कि इनके वैचारिक तेवर कहाँ से कहाँ तक इनको ले जाते हैं। इस बार इन्होंने राहुल की टीम में आना पसंद किया बजाय किसी मंत्री बनने के, और संगठन में कार्यरत हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि इनकी मेहनत, इनका जज्बा और वही तेवर, जो बागी तेवर इनके अभी भी वही मौजूद हैं, कितना असर डालते हैं, ये सब वक्त में छुपा हुआ है। लेकिन हमारी शुभकामनाएं राज साहब के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भाई।